हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आज है शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस की सभी को बधाइयां। तो सबसे मेन हेडिंग हम ले रहे हैं, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन। देखिए, प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। रविवार को मिस्त्री, जो 54 वर्ष के थे, अपनी मर्सिडीज कार से अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे और दोपहर लगभग 3:30 बजे सूर्या नदी पर बने पुल से गुजरते समय उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में मिस्त्री और जहांगीर पंडोले का निधन हो गया। मौके पर ही उनके साथ कार में सवार अनाहिता पंडोले और उनके पति दरियस पंडोले घायल हो गए। उन्हें वापी यानी कि गुजरात के रेनबो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनाहिता पंडोले मुंबई की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। कार वही चला रही थी। मिस्त्री और जहांगीर के शव को कासा स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। साइरस जो है वो आयरिश नागरिक थे। दिसंबर 2012 में रतन टाटा के बाद उनको टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। वे टाटा समूह के छठे और सबसे युवा चेयरमैन बने थे। अक्टूबर 2016 में उनको पद से हटा दिया गया था। यह संयोग ही है कि लगभग 2 महीने पहले ही साइरस के पिता पलोनजी सापुरजी का निधन हो गया था। अब साइरस का निधन उनके परिवार के लिए एक क्षति है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, जो आप देख सकते हैं कि कार में टोटल 4 लोग सवार थे। साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले पिछली सीट पर बैठे थे। अनाहिता और दरियस पंडोले आगे की सीट पर सफर कर रहे थे। गाड़ी अनाहिता चला रही थी। जहांगीर पंडोले टाटा सन्स में स्वतंत्र निदेशक भी थे। जहांगीर और दरियस आपस में भाई थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रोहिंग्या हमारे लिए भी बोझ, ये बोला है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, जो 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आई हुई हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे के समाधान के लिए भारत से मदद मांगते हुए इस समस्या के हल के लिए भारत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो उनके देश भर पर भारी बोझ बन चुके हैं। इन लाखों रोहिंग्या की मौजूदगी से उन्हें अपने शासन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बात करके उनकी वापसी उनके मूल देश म्यांमार में सुनिश्चित करना चाहती हैं। सोमवार को 4 दिवसीय भारत दौरे पर आने से पहले इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि भारत एक विशाल देश है, वह इनकी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपके यहाँ इतने अधिक रोहिंग्या नहीं हैं। हमारे यहाँ देश में 10.10 लाख रोहिंग्या हैं। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अपने पड़ोसी देशों से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें भी कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि वह अपने घर वापस जा सकें। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। घरेलू हिंसा में सर्वाधिक दर्ज और लंबित मामले यूपी में। घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में लंबित हैं और महाराष्ट्र इसमें दूसरे नंबर पर है। नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी नालसा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। घरेलू हिंसा कानून लागू होने के बाद से अब तक इस कानून के तहत पूरे देश में कुल 11,93,359 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 7,27,788 निपटाए गए हैं और 4,71,684 अभी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। गैर सरकारी संगठन वी द वुमेन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर घरेलू हिंसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और कानून के तहत पीड़ित महिलाओं के संरक्षण और सहायता के लिए तय तंत्र की जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाए जाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को नालसा से देश भर से आंकड़े एकत्र कर रिपोर्ट देने को कहा था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। हवाई अड्डे पर CISF के 3000 पद खत्म किए गए।
सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 3000 से अधिक सीआईएसएफ के पदों को खत्म कर दिया है। अब उनकी जगह हवाई अड्डों पर गैर संवेदनशील ड्यूटी के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से तैयार 2018-19 कार्य योजना को देश भर के 50 सैन्य हवाई अड्डों पर लागू किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मिलकर करेंगे। BCAS की योजना के मुताबिक सीआईएसएफ के कुल 3049 विमानन सुरक्षा पदों को खत्म कर दिया गया है। उनकी जगह अब 1924 निजी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे और बैगेज स्कैनर जैसे स्मार्ट निगरानी उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए सुरक्षा ढांचे से विमानन क्षेत्र में 1900 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। इससे सीआईएसएफ के में कार्यबल भी बढ़ेगा। नतीजन यह बल सुरक्षा दायरे में आने वाले नए और वर्तमान हवाई अड्डों पर सुरक्षा की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज, हमारे समुद्री हित प्रशांत महासागर से भी जुड़े हुए हैं। यह स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि जब हम भारत के समुद्री हितों पर बात करते हैं तो हमारा नजरिया केवल हिंद महासागर तक ही सीमित नहीं हो पाता, हम प्रशांत महासागर क्षेत्र की भी बात कर रहे होते हैं। हम जो भी रणनीति बनाते हैं वह हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। इस क्षेत्र को केंद्र में रखकर पूरी दुनिया रणनीति तैयार कर रही है। यह अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के गुजराती में अनुवाद के विमोचन समारोह में जयशंकर ने कहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भारत का आत्मविश्वास प्रदर्शित करना है। अमेरिका के साथ मिलकर चीन का इंतजाम करते हुए, यूरोप से लाभ लेते हुए, रूस को आश्वस्त करते हुए, जापान को साथ लेते हुए भारत को कार्य करना है। सबका साथ और सबका विश्वास, यही भारत की विदेश नीति है। इसलिए जब हम समुद्री हितों की बात करते हैं तो वह कई समुद्रों की बात होती है। यह हमारे सोच की बड़ी सीमाओं का प्रतीक है। विदेश मंत्री ने कहा, हमारा 50% से ज्यादा व्यापार पूर्व की ओर होता है। यह माल प्रशांत महासागर के जरिए जाता है। ऐसे में हमारा उनके विषय में सोचना स्वाभाविक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है हमें। एस जयशंकर की पुस्तक है द इंडियन वे, द स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रूस भारत चीन में सहयोग की असाधारण क्षमता। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा है कि रूस भारत चीन द्विपक्षीय ढांचे में सहयोग की असाधारण क्षमता है। रूस अब भारत और चीन की सकारात्मक वार्ता को प्रोत्साहित करने में सहयोगात्मक साबित हो सकता है। रूस और भारत यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच रक्षा सहयोग यूक्रेन संकट से बाधित न हो और नकारात्मक बाहरी कारकों से पैदा हुई बाधाओं को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के बारे में अलिपोव ने कहा कि यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। रूसी राजदूत ने रविवार को कहा कि RIC का रुख कुछ शक्तियों की नीतियों से बहुत अलग है, जिनका भारत और चीन के बीच असहमति का जानबूझकर दुरुपयोग किया जा रहा है। अलिपोव ने अमेरिका नीति हिंद प्रशांत पहल की भी निंदा की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसरो की 8% की हिस्सेदारी संभव। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी अभी लगभग 2% है, लेकिन वह 8% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। ऐसा इसरो की साझेदारी में काम कर रहे निजी क्षेत्र की कड़ी मेहनत से संभव हो सका है। एक अधिकारी के अनुसार नई अंतरिक्ष नीति जल्द घोषित होगी। इसमें निजी क्षेत्रों के समक्ष आने वाली बाधाएं दूर होंगी। इनके बाद वे भी उपग्रह निर्माण,
पोंडर को पट्टे पर देने सहित प्रक्षेपण यान के निर्माण जैसी तमाम संभावनाओं को टटोल सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने कहा कि अंतरिक्ष नीति का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। हमारे पास लगभग 1000 स्टार्टअप है, इनमें से 2/3 की स्थापना गत 2-3 वर्षों में हुई है। भारत विश्व के लिए उपग्रह विनिर्माण केंद्र और छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान से लेकर भू स्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान तक के लिए प्रक्षेपण स्थल बन सकता है। नेक्स्ट है कि तबाही और आर्थिक नुकसान के बाद भी बाढ़ प्रबंधन में अधिकांश राज्य फिसड्डी। भारी वर्षा और बाढ़ से हो रही तबाही से राज्य सबक न लेते हुए इसके प्रबंधन में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। हैरत की बात यह है कि केवल 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने ही इस दिशा में कदम उठाते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्गीकरण कर इससे निपटने के लिए कानून बनाए हैं। इसका उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना है। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार आने वाली बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए देश में बाढ़ प्रबंधन से संबंधित कानून बनाने का आग्रह किया है। इससे सर्वाधिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कानून के तहत बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों को विभिन्न जोन में विभाजित कर ऐसा प्रबंधन करना अपेक्षित है जिससे बाढ़ आने पर नुकसान को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री की अक्षमता में एक बाढ़ क्षेत्र प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में सबसे पहले हम ले रहे हैं कि चीन में मंदी से भारत को होगा लाभ। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती से कई मायनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है और इसका असर उन सभी देशों पर होगा जिनके साथ चीन का व्यापार है। भारत का भी चीन के साथ खासा व्यापार है। हालांकि भारत चीन से भारी मात्रा में आयात करता है और निर्यात कम करता है। चीन में सुस्ती से उन देशों पर अधिक फर्क पड़ेगा जो चीन को निर्यात अधिक करते हैं। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल जुलाई में चीन से होने वाले आयात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 24.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन 4 महीनों में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 28.6 अरब डॉलर का हो चुका है। वहीं चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में चीन को होने वाले निर्यात में 33.4% की गिरावट आई है और इस अवधि में भारत ने चीन को सिर्फ 5.9 अरब डॉलर का निर्यात किया है। नेक्स्ट न्यूज है, पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि उम्मीद से कम, चिंता का सबब। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने रविवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर उम्मीद से कम रही है और यह निराशा और चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि अप्रैल जून तिमाही में उन्हें वृद्धि दर के 13.5% से अधिक रहने का अनुमान था। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.5% की वृद्धि दर्ज की है, जो किसी अन्य परिस्थिति में बहुत खुशी की बात होती है। आरबीआई ने अप्रैल जून 2022 तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 16.2% रहने का अनुमान जताया हुआ था। वहीं समूचे वित्त वर्ष के लिए उसने 7.2% की वृद्धि का अनुमान जताया है। सुब्बा राव ने कहा कि मौजूदा हालात में यह निराशा और चिंता का कारण बन गया है। उन्होंने कहा कि इस तिमाही में बड़ी छलांग की उम्मीद थी। सुब्बा राव ने कहा कि पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की यह वृद्धि दर चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि प्रमुख संकेतकों के विपरीत वास्तविक वृद्धि दर कम रही है। इसके आगे की तिमाहियों में वृद्धि दर में और गिरावट की आशंका भी पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज हम ले रहे हैं, पीएम बनी तो महंगाई से राहत देने वाले कदम अविलंब उठाऊंगी, ये बोला है ट्रस ने। ब्रिटेन में विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने पर वह हफ्ते भर में बिजली के बिल को कम करने और बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगी। नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान सोमवार को होगा। माना जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी में बहुमत उनके पक्ष में है। इस बीच ट्रस के प्रतिद्वंदी और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि चुनाव हारने की स्थिति में वह नई सरकार का सहयोग करेंगे। इससे स्पष्ट है कि सुनक सांसद के रूप में ब्रिटेन में कार्य करते रहेंगे। ऐसे समय में जब ब्रिटेन मंदी की आशंका, रिकॉर्ड 10% के पार महंगाई दर और औद्योगिक क्षेत्र में अशांति की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब नए प्रधानमंत्री के सामने हालात को सामान्य बनाने की बड़ी चुनौती होगी। ब्रिटेन के समक्ष ये चुनौतियां ब्रेक्जिट
के अलगाव, कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लंबे समय के लॉकडाउन और यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुई है। ट्रस ने कहा कि वह अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कड़े नियम भी लेंगी। संडे टेलीग्राफ में लिखे ट्रस ने लेख में ट्रस ने कहा कि वह नागरिकों और कारोबार की रोजगार की मुश्किलों को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगी। तो ये आज का यानी 5 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।